हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अरशद हुसैन और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, मैंने इसका पिछला वीडियो बना के अपलोड किया था, लेकिन उसमें क्या दिक्कत था कि बहुत से बच्चों का शिकायत था कि सर उसमें वॉइस प्रॉपर नहीं आता, वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैंने फिर कल मेहनत किया, लेकिन फिर उसमें वॉइस क्लियर नहीं है और मैंने फिर आज तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूं और आज मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अच्छे से वॉइस क्लियर है। तो बच्चों, आओ मैं शुरू करता हूं इस चैप्टर को जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा, आपको चैप्टर के नाम से ही तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन बन जाता है कि सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सर ये केमिकल रिएक्शन क्या है, सर ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। और सर दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आता है, सर व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, बोले तो रासायनिक समीकरण क्या है। बच्चों, इन दोनों प्रश्न को हम वन बाय वन करके डील करेंगे। सर हमें केमिकल रिएक्शन सीखने से पहले चेंजेज को पढ़ना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन सिखाने के लिए चेंजेज के बारे में बताती है। सर क्यों? क्योंकि जब तक आप चेंजेस के बारे में नहीं जानेंगे या केमिकल चेंज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, बोले तो रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा मजबूरन चेंज के बारे में। सर हमारे पास टोटल दो प्रकार के चेंज हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सर पहला क्या है, फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या है, केमिकल चेंज। सर क्यों बदतमीजी कर रहे हो, शुरू किए थे केमिकल रिएक्शन को पढ़ाने के लिए, बोल रहे हो चेंज पढ़ाएंगे, फिर कह रहे हो कि दो चेंज पढ़ाएंगे। चलो केमिकल चेंज समझ में आता है, ये क्यों पढ़ाओगे बेटा? थोड़ा सा डिफरेंस के लिए पढ़ना जरूरी है दोनों। ठीक है, अब सर हम पहले चलते हैं, सीखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज के बारे में बोला जाता है ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो, वैसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। वही यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, वो चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, पहले भी वही था, बाद में भी वही होगा। समझ पाए? इसीलिए यहाँ पे लिखा है अगर पहले भी वही है बाद में भी वही है तो कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, और ये देखा गया है कि कैसा होता है फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल, बोले तो उत्क्रमणीय। सर ये रिवर्सिबल क्या होता है, जैसे आपने जल से वाष्प बनाया, वेपर बनाया, तो अब वेपर से अगर जल बना दो तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल, उल्टा। ठीक है, तो सर हम इस सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके सीखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल से मैं ये समझाने का प्रयास आपको करूंगा। आओ आओ सबसे पहले एग्जांपल देखो फिजिकल चेंज का क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। बेटा बर्फ का पिघलना कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। सर क्यों फिजिकल चेंज है, इसलिए फिजिकल चेंज है क्योंकि अगर पानी बर्फ है, सर पानी क्यों बोल रहे हो, बर्फ है तो जी बर्फ है, मान लो बर्फ है। सर बर्फ का फार्मूला क्या होता है, H2O। सर अगर उसको हम क्या करें, टेम्परेचर दे के मेल्ट कर दें, और मेल्ट करके किसमें बदल दें, लिक्विड फॉर्म में, तो भी पानी बनने के बाद भी उसका फार्मूला क्या होगा, H2O। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जल को अगर बर्फ बना दो तो भी फार्मूला H2O, और बर्फ से वापस से उसको क्या बना दो, जल, तो भी फार्मूला क्या होगा, H2O। ऐसा नहीं है कि जल का फार्मूला H2O से कुछ और हो जाए। यस, चाहे पहला वाला स्टेट उसका बर्फ हो, चाहे नया वाला स्टेट उसका क्या हो, लिक्विड हो, दोनों में फार्मूला क्या है, सेम, H2O। दोनों में कंपोजिशन क्या है, सेम, H2O। इसलिए मेल्टिंग ऑफ आइस कौन सा एग्जांपल है, फिजिकल चेंज। सर क्यों? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, पहले भी H2O था, अब भी H2O है। अच्छा सर, तो फिर मेल्ट होने पे प्रोसेस क्या होता है, क्यों मेल्ट होता है, और मैं सिखाता हूं। ये देखो मैंने कोई कंटेनर लिया है, और सर इस कंटेनर में क्या भरे हैं, वाटर भरे।
सर वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का ये एक मॉलिक्यूल है H2। सर वाटर में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, सर कितने, लाखों करोड़ों। सर बना के दिखाएंगे या गिने हैं क्या, नहीं मैं बना भी नहीं पाऊंगा ना ही गिना हूं, एक अनुमान है। सर आज लाखों बनाएंगे लग रहा है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हमारी औकात नहीं है लाखों बनाने की, थोड़ा सा बनाया बेटा। ये किस स्टेट में होगा, मान लेते हैं बर्फ में है, H2O पास पास है, इनके बीच एक बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग है पास पास होने की वजह से। और सर अगर हम इनको टेम्परेचर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सर होगा ये जो H2O है, ये जो पास पास है मॉलिक्यूल, वो कहां चले जाएंगे, दूर दूर, कुछ ऐसे हो जाएंगे। बेटा शुरू वाली कंडीशन ये थी, ये कौन सा फॉर्म था, सर ये आइस है, ये सॉलिड फॉर्म था। और सर ये क्या बन गया, ये वाटर है, ये कौन से फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। सर ये आइस था, ये सॉलिड फॉर्म में था, हमने टेम्परेचर दिया, वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। और वाटर क्या होता है, सर लिक्विड होता है। यस सर देखिए, ये पहले भी इसका कंपोजीशन H2O था, अब भी इसका कंपोजीशन H2O है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, पहले भी यही था अब भी यही है, बस हुआ क्या है, स्टेट चेंज हो गया है, अवस्था परिवर्तित हो गई है। यस ऐसे ही चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बने, सिर्फ क्या हो, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो जाए, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, समझ पाए। अब और सर ये क्या होता है, रिवर्सिबल। सर हम काहे माने, आओ आज देख लेना, घर पे जाना, बर्फ को गर्म करके देखना, वाटर बना देना और फिर वाटर को ले जाकर फ्रिज में रख देना, देखना फिर से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आइस बन जाएगा। सर यहाँ से हम अगर यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, इसलिए ये कौन सा चेंज है, ये कैसा है, रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस सर किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का, ठीक है। अब सर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सर वाटर का जमना अभी तो बताया, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से आप दोनों जा सकते हो। तो सर पानी से बर्फ बना दो, पानी से आइस बना दो, वाटर को जमा दो, तो क्या हो जाएगा, सर H2O ही रहेगा, पानी भी H2O है, बर्फ भी H2O रहेगा। और फिर से चाहे तो उसको पिघला सकते हैं, इसलिए कौन सा चेंज है, सर फिजिकल चेंज। अच्छी बात है सर। सर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, सर शीशे का टूटना, सर ये भी सर बदतमीजी कर रहे हो, ये कैसे सर फिजिकल चेंज है। यस बेटा ये फिजिकल चेंज है, सर कैसे, थोड़ा समझाइए, आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ग्लास का टूटना फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। बेटा जो ग्लास है जब नहीं टूटा है तो ग्लास है, टूटने के बाद क्या होगा, सर बहुत सारे पीसेस में बट जाएंगे, तो सोना तो बन नहीं जाएगा। टूटने से पहले अगर ग्लास है तो टूटने के बाद उसके पीस होंगे, टुकड़े होंगे बहुत सारे, ऐसा तो नहीं है कि ग्लास टूटने के बाद सोना बन जाएगा। यस टूटने से पहले भी शीशा, टूटने के बाद भी शीशा, बस टूटने के बाद बहुत सारे पीस हो गए। क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, नहीं। इसलिए ये कौन सा एग्जाम किसकी कैटेगरी में आता है, सर फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सर अगला कौन सा है, कटिंग ऑफ पेपर। बेटा पेपर नहीं काटे हो तो ये पेपर है, अगर काट के इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए तो क्या ये पेपर नहीं रह जाएगा, क्या ये चांदी बन जाएगा, क्या ये कुछ और बन जाएगा, नहीं सर। कटने से पहले भी पेपर रहेगा, कटने के बाद भी पेपर रहेगा। सर कटने के बाद क्या होगा, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। यस फिजिकल चेंज में क्या होता है, कुछ नहीं, बस ये होता है कि स्टेट चेंज हो जाता है, अवस्था परिवर्तित होती है, या शेप एंड साइज परिवर्तन हो जाता है, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता। कटने के बाद बस इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, इसलिए ये कटिंग ऑफ पेपर भी कौन सा एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का। सर वैसे ही कटने के पहले हमारा बाल बाल है, कटने के बाद ऐसा नहीं है कि बाल कुछ और बन जाए, समझ पाए, बाल ही रहेगा, इसलिए ये भी कौन सा चेंज है, फिजिकल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं फिजिकल चेंज थोड़ा सा समझाने में समर्थ हूं, आपको समझ आया होगा।
मैं इतना उम्मीद तो कर सकता हूं। आइए नेक्स्ट चेंज पे हम लोग चलते हैं, केमिकल चेंज। सर व्हाट इज केमिकल चेंज? बोले तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? सर नाम में आ रहा है रासायनिक, रसायन आएगा, एस केमिकल आएगा जी। सर ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, ऐसे ही चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। सर कभी आप कोयला जलाए हैं? कोयला, यस, कोयला क्या होता है? कार्बन। सर कोयला को जलाते हैं तो क्या बचता है? राख। कोयला किसके प्रेजेंस में जलता है? सर ऑक्सीजन के। सर हम कोयला जलाएं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं, लास्ट में क्या बचा? एस, राख। सर वहां पे कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। सर क्यों? क्योंकि कोयला, पहले कोयला था, जलने के बाद राख हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। और सर कोयले की प्रॉपर्टी अलग थी, राख की अलग होगी। यस, यहाँ कोयला जब जलाते हो तो जलने के बाद राख बचता है, कोयले से भिन्न होता है, कंपोजिशन डिफरेंट होता है कोयले से। और सर इसकी प्रॉपर्टी भी कोयले से डिफरेंट होती है, इसलिए ये कौन सा चेंज है? सर केमिकल। समझ पाए? तो सर केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। यही लिखे हैं, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। या बोलो ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म हो, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। सर ये देखा गया है, ये इधर वाला फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, ये मोस्टली इरिवर्सिबल होता है। मैं ये तो नहीं बोल सकता सारे के सारे इरिवर्सिबल, कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये देखा गया अधिकतर क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। मतलब अगर तुमने एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाया तो दूसरे से पहले वाले को वापस बनाना लगभग असंभव है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस मोस्टली का मतलब सभी नहीं, मोस्टली का मतलब अधिकतर होता है। ठीक सर, आइए अब हम केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल को देखते हैं। केमिकल चेंज के हमने एग्जांपल रखे, उसको देखेंगे और थोड़ा समझने के प्रयास करेंगे उससे केमिकल चेंज। सर पहला क्या है? फायरवर्क, पटाखे जलाए हैं। यस सर, सभी जलाए हैं। बेटा पटाखे समझ रहे हो, गलत ना समझना। पटाखे मतलब पटाखे जो दिवाली पर जलाते हैं, और समझ रहे हो ना? हाँ, ये राज की बात है। तो सर जब हम पटाखे जलाते हैं तो जलने से पहले हमारे पटाखा देखो अलग तरीके से होता है। सर जलने के बाद जल के पता नहीं कैसा हो जाता है। यस, जब पटाखा नहीं जला होता है तो देखो कैसा होता है, जलने के बाद देखो कैसा होता है, कुछ राख बचता है, कुछ उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, अजीब देखने में होता है। यस सर, क्यों? क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। सर वहां पे केमिकल चेंज हुआ है। सर केमिकल रिएक्शन तो अभी बताया ही नहीं है, बता रहे हैं जितने भी केमिकल चेंज है हम उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, अभी वही बताएंगे थोड़ी देर बाद। सर जब हम पटाखे जलाते हैं तो पटाखा जलने के बाद अजीब काला सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर उसका नया पटाखा जल के नया सब्सटेंस बनता है, उसकी प्रॉपर्टी सर पटाखे से भिन्न होती है। यस सर, उसको पहले वाले में हम लोग नहीं बदल सकते, इसलिए सर वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। सर उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। सर मेकिंग कर्ड या पनीर फ्रॉम मिल्क, सर हम लोग दूध से क्या दही बनाते हैं? क्या हम लोग दूध से पनीर बनाते हैं? बेटा आप सभी की मम्मियां घर में दूध से अक्सर दही भी बनाती होंगी और अक्सर पनीर भी बनाती होंगी, जिसको आप बड़ा चाव से खाते हो, हाँ या ना? तो बेटा कभी भी देखो, जो दूध होता है, दूध में बगल से जाते हो, आंटी से कहते हो आंटी जी थोड़ा सा दही है क्या? दही लाते हो बगल से मांग के, दूध में डाल देते हो, अगले दिन दही बन के तैयार। तो सर अगर हम दूध से दही बनाए हैं तो वापस दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, दूध का कंपोजिशन अलग है, दही का अलग है। सर यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ है? सर यहाँ पे हुआ है केमिकल चेंज। समझ पा रहे हो मेरी बात? सर अगला इसमें दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन। सर लोहे में जंग लगना, देखिए वो लोहा, सर लोहा को हम लोग पेंट या पॉलिश करके रखते हैं। सर क्यों? क्योंकि लोहे में जंग ना लगे, अगर लोहे में जंग लग गया तो लोहा खराब हो जाएगा। इसी करके लास्ट में कोरोजन एंड रेंसिडिटी में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन सर कहां पढ़ाएंगे? कोरोजन में। सर सर अभी पढ़ा दीजिए, अभी नहीं, सब्र करो। सर आइए सीखते हैं। सर रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? हमारे पास लोहा होता है, लोहे में देखते हो भूरा भूरा कलर का आ जाता है एक लेयर। सर देखिए हमारे घर अक्सर होता है, ये तब होता है जब लोहे पे पेंट या ग्रीस नहीं होता है जी।
होता क्या है, आयरन लोहा इस एटमॉस्फेयर की नमी और ऑक्सीजन और आर्द्रता से अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। यहाँ एसिड मौजूद है, यहाँ मॉइस्चर मौजूद है, यहाँ ऑक्सीजन है, हमारा आयरन यानी लोहा उस सबसे रिएक्ट करके एक लेयर बना देता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, आयरन ऑक्साइड। और सर उसी को हम क्या बोल देते हैं, जंग लगना, जो कि भूरे कलर का दिखता है। ठीक है, उससे हमारा लोहा खराब होता है। ऐसा नहीं है जब एक बार हमारा लोहे में जंग लग गया तो उसको वापस पहले वाले स्टेट में बदल देंगे, ऐसी पहले वाले कंडीशन में लाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ठीक है सर, बर्निंग ऑफ कैंडल। पहले जब लाइट की किल्लत हुआ करती थी तो अक्सर लोग दुकान में क्या रखते थे, कैंडल। अब हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, अब हम लोग इन्वर्टर और डिजिटल दुनिया के मालिक हैं, हम लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। ये पुराने जमाने के लोग अक्सर जानते होंगे, क्योंकि वो लोग ये जलाते थे दिन रात को, अक्सर मतलब डेली उन लोग का जलाना काम था। सर सभी लोग पहले अपने दुकान में कैंडल लगते होंगे वैक्स वाली। सर जैसे ही लाइट करती थी सभी लोग शाम को अपनी दुकान में जला देते थे। सर क्यों जलाते थे, रोशनी के लिए। सर कैंडल जब जलाते हो तो बर्न करते हो, जब जल जाता है तो क्या बचता है, सर कैंडल में होता है वैक्स। जलाने के बाद वैक्स धीरे धीरे पिघलता है, मोल्टेन फॉर्म में आता है, उसको मोल्टेन बोलते हैं। सर जो कैंडल है वो वैक्स का बना है, वो पिघल के मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है। यस, जो कैंडल है जलाने के बाद पिघल पिघल के मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सर पहले अलग होता है सॉलिड स्टेट में, अब आ गया मोल्टेन में, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं, सर हुआ। क्या वापस इसको वैक्स में बदल दोगे, नहीं। इसलिए ये कौन सा चेंज है, सर ये केमिकल चेंज है। ठीक है सर, अगला एग्जांपल क्या लिखा है, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। सर हम सांस लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं सर, सर रेस्पिरेशन क्यों करते हैं सर, ब्रीदिंग क्यों करते हैं सर, सर इसलिए हम करते हैं रेस्पिरेशन क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने का हमारी बॉडी में इकलौता प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। जब तक हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। सर क्यों, क्योंकि डाइजेशन में हम लोग खाना को इंटेक करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है। जब डाइजेस्ट होता है तो खाने से पहले उसका कंपोजिशन अलग होता है, खाने के बाद उसका कंपोजिशन अलग हो जाता है। ये आपको बेहतर समझ आता होगा, गुड मॉर्निंग के टाइम में आपको दिखता भी होगा अक्सर। हमें क्या बताऊं, तो डाइजेशन हम लोग खाना का किए हैं, शुरू में खाने से पहले अलग था कंपोजिशन, खाने के बाद अलग हो जाएगा। डाइजेशन क्या है सर, एक केमिकल चेंज है। और जब हम लोग खाने को डाइजेस्ट करते हैं तो उसको सिंपल मॉलिक्यूल में बदल देते हैं, ग्लूकोज में और सारे में भी बहुत सारे, हमको सबका नहीं पता है, लास्ट में हमको ग्लूकोज में ही बदलना है। और वो ग्लूकोज को तोड़ के ही हमको एनर्जी पैदा करना होता है। और वो ग्लूकोज कैसे टूटता है सर, रेस्पिरेशन से। पहले हम खाना खाते हैं, उसको कहते हैं डाइजेस्ट, वहां से बनाते हैं ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज को कैसे डाइजेस्ट होता है, रेस्पिरेशन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ के क्या पैदा करते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो ये मेरा सारा एग्जांपल था जो कि किसका था, केमिकल चेंज का। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सर अब हमको सिखा दीजिए जल्दी से कि सर ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा जितने भी केमिकल चेंज हैं उन्हीं सबको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। अरे सर क्या बदतमीजी कर रहे हो, यस बदतमीजी नहीं, ये सच्चाई। जितने भी केमिकल चेंज हैं बेटा वो सारे क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। बोले तो सर यहाँ जितने भी एग्जांपल है सब में रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा था। एस आप सही पकड़ रहे हैं, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल। जितने भी केमिकल चेंज आएंगे वो सब किसके एग्जांपल होंगे, केमिकल रिएक्शन। अच्छा सर मजा आ गया, समझ आया। अब जल्दी से थोड़ा सा एक बार केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिख दीजिए और मजा आ जाए। आओ लिखते हैं, आइए सीखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अभी मैंने बताया है जितने भी केमिकल चेंज होते हैं, यस उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। वहीं से डेफिनेशन बन के आता है, द प्रोसेस इन व्हिच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। वो प्रोसेस जहां क्या हो, केमिकल चेंज, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, केमिकल रिएक्शन। वही लिखा है कि सर वो प्रोसेस जहां केमिकल चेंज होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन।
यस और इसी का अगला डेफिनेशन हमने आर करके लिखा है। सर केमिकल चेंज का क्या होता है? सर हमने सिखाया है पीछे, केमिकल चेंज वहां वो होता है जहां नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं, तो वही यहां लिखा है। सर केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, सर केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहां इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, जहां दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट एंड फॉर्म, देखो लिखा है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्या करते हैं सर? आपस में कंबाइन करके नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो चाहे आप ये डिफिनेशन बोले चाहे ये बोले, दोनों बातें सेम है, ठीक है। आइए तो यहां से केमिकल रिएक्शन की ये डिफिनेशन बन गई। मैंने सिखाया है जो भी केमिकल चेंजेस का एग्जांपल होता है वही सभी क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन। फिर भी मैं आगे फिर आपको एक इसको समझाऊंगा एग्जांपल के द्वारा, एग्जांपल से। सर केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी कुछ एक्टिविटी कराती है, उस एक्टिविटी से सिखाती है सर केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सर उसका एक्टिविटी नंबर 1.1 आओ हम लोग देखते हैं। कोई भी एक्टिविटी को नहीं पढ़ाता है क्योंकि अब हमारे पास साधन है ही नहीं कि मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाऊं, मेरी मजबूरी है कि मैं आपको एक्टिविटी करके नहीं दिखा सकता। अब मुझसे जहां तक हो चुका है, हो सकेगा, अब मुझसे जहां तक अब मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि इस एक्टिविटी नंबर 1.1 को एक्सप्लेन करूं। तो आइए मैं इसको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी एनसीईआरटी कहती है सर आपको मैग्नीशियम का रिबन लेना है। सर ये मैग्नीशियम क्या होता है? सर मैग्नीशियम एक धातु है, एक मेटल है। सर मैग्नीशियम मेटल है, सर इसका रिबन मतलब सर जैसे आप कोई भी फंक्शन पे रिबन लाते हैं पेपर वाला, वैसे ही अगर मैग्नीशियम धातु धातु है, जो मैग्नीशियम धातु है उसका रिबन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम रिबन। सर हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे सर जो कि किस कलर का होता है? सिल्वरी ग्रे। मैग्नीशियम रिबन किस कलर का होता है? सिल्वरी ग्रे। और सर हम लोग इसको किससे रिएक्ट कराएंगे? ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। सर हम एक काम करते हैं, आपकी एनसीईआरटी लिखती है सर मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले सर ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराएंगे, इसका मतलब जलाएंगे। कभी भी कोई अभिक्रिया होती है, कुछ भी जलता है किसके प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन की, इसलिए ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है। तो सर एक्चुअली में हम लोग यहाँ काम करते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाने का, इसलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि सर जो भी मैग्नीशियम रिबन लेना तो उसको अच्छे से पहले क्या कर लेना? साफ कर लेना, उसमें गंदगी ना हो, ऐसा ना हो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बैठा हो बना हो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले से ऑक्साइड बना के क्लियर बनाई हो तो जलेगा नहीं प्रॉपर। इसलिए पहले उसको क्या करो? रेगमाल पेपर से साफ कर लो, रगड़ लो। जब सैंड पेपर उसको कहते हैं, सैंड पेपर से रगड़ लो। जब हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर लेते हैं तब हम उसको क्या करते हैं? जलाते हैं, बर्न करते हैं। सर कोई भी इसके प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन के, इसीलिए लिखा है मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? जल रहा है। और जब जलेगा तो सर मैग्नीशियम रिबन को जला दोगे तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? सर राख बचेगा। यस, जलने के बाद हमारे पास राख बचता है जो कि किस कलर का होता है? देखा गया है व्हाइट एश। सर सफेद कलर का राख होता है, सर वो क्या होता है राख? कुछ नहीं, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सफेद कलर का होता है। समझ पाए? जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया जाता है बहुत चमकीला श्वेत एकदम ब्राइट एकदम लाइट निकलता है, उससे बहुत ब्राइट फ्लेम निकलता है, बहुत चमकीला फ्लेम निकलता है, ठीक है, व्हाइट कलर का, ठीक है। एक बात याद रखना, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो बहुत ही फ्लेम उसका व्हाइट कलर का बहुत चमकीला फ्लेम निकलता है, ठीक है। सर यही मैंने इसी को इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। सर ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? मैं जब आपको इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से सिखाऊंगा सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम एक मेटल है, इसको हम शॉर्ट में सिंबल के रूप में लिखते हैं Mg। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O से। सर तब यहाँ O2 क्यों लिखे हो? सर यहाँ पर Mg2 नहीं लिखे हो? इसका रीजन है बेटा। सर क्या रीजन है?
सर ये जो Mg है, ध्यान से सुनना, ये जो Mg है ये एक मेटल है, और मेटल ऐसे एलिमेंट या एटम के रूप में फ्री पाए जा सकते हैं। जबकि एक बात जान लो, आज दिमाग में गांठ बांध लेना, जितने भी गैसेज हैं कभी भी एटॉमिक रूप में नहीं पाए जाएंगे, एटॉमिक रूप में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सर कैसे पाए जाएंगे? सर हमेशा ऐसा देखा गया है, जितने भी गैसेज हैं हमेशा किस रूप में रहेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। सर मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं आणविक रूप। मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब होता है दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन। समझ पाए? इसमें देखो दो ऑक्सीजन के एटम हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ठीक, तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का, ये राख होता है। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी नंबर 1.1 था। अब हम चलते हैं अगले एक्टिविटी पे। ठीक है, तो अगले एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.2। सर ये एक्टिविटी क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी इस एक्टिविटी में सबसे पहले क्या लेता है? लेड नाइट्रेट। क्या लेता है? लेड नाइट्रेट। सर ये कैसा होता है? कलरलेस। सर ये कैसा होता है? कलरलेस। सर यहाँ पे लिखे हैं लेड नाइट्रेट, ये इसका फार्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस। सर ये लेड नाइट्रेट है, यहाँ इसका फार्मूला लिखा है। सर एनसीईआरटी लेड नाइट्रेट लेता है, सर कैसा लेता है? एक्वस। सर बदतमीजी कर रहे हो, ये एक्वस क्या होता है? जब किसी भी चीज को हम लोग पानी में घोल देते हैं तो वो बन जाता है एक्वस, बोलते हैं उसको एक्वस सॉल्यूशन। तो सर ये लेड नाइट्रेट को पानी में घोल के एक्वस सॉल्यूशन बना देता है। एक्चुअली में कहता है एनसीईआरटी कि दो टेस्ट ट्यूब लो। क्या लो? दो टेस्ट ट्यूब, एक में क्या भरो? लेड नाइट्रेट, और उसका बना लो एक्वस सॉल्यूशन पानी में घोल के। ठीक है, पहले टेस्ट ट्यूब में। और दूसरे में कहता है पोटेशियम आयोडाइड लो, और इस दूसरे पहले वाले टेस्ट ट्यूब में क्या रखो? पोटेशियम लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। और सर ये दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में, सर अगर ये दूसरा टेस्ट ट्यूब हुआ तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। सर एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये पोटेशियम आयोडाइड को जल में घोल के इसका घोल लोगे तो एक्वस बन जाएगा, और यहाँ पे लेड नाइट्रेट को जल में घोल दिए तो एक्वस बन जाएगा। सर यहाँ पर लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का है। सर कहता है पोटेशियम आयोडाइड को कहाँ डाल दो? लेड नाइट्रेट में। समझ पा रहे हो? तो ये लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराता है। जैसे ही इसको उठा के इसमें मिलाता है तो देखता है क्या बन जाता है? लेड आयोडाइड। क्या बन जाता है? ये लेड आयोडीन से विक्रिया करके क्या बना लेता है? आयोडाइड। ठीक है, और लेड आयोडाइड बन गया तो सर ये किस कलर का होता है? येलो कलर का। सर ये पीपीटी क्या लिखे हैं? आज से दिमाग में गार्ड मान लो कि कहीं भी पीपीटी लिखा है इसका मतलब होता है प्रिसिपिटेट। क्या होता है? प्रिसिपिटेट। पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट। सर ये क्या होता है? जब कोई भी चीज बर्तन के तली में जाके बैठ जाती है, घुलती नहीं है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। समझ पाए हैं? तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है लेड आयोडाइड। सर सॉरी यहाँ बस लिखा गया है, ये सॉलिड होता है। सर ये सॉलिड फॉर्म में होता है लेड आयोडाइड, और सर ये सॉलिड फॉर्म में होता है, भारी होता है, जाके तली में बैठ जाता है। सर ये येलो कलर का होता है और तली में बैठ जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और साथ में हमारे क्या मिलता है? पोटेशियम नाइट्रेट। यानी ये पोटेशियम जो बचा है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि क्या होता है? कलरलेस। सर ये दोनों भी कैसे होते हैं? कलरलेस। और ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो लेड आयोडाइड किस कलर का होता है? येलो कलर का। और वो जो पोटेशियम नाइट्रेट बना है वो किस कलर का होता है? वो कलरलेस होता है। यहाँ पे मैंने रिएक्शन से दिखाया है सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, अब सर ये देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन लिए है, इसी को बोलते हैं लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। सर इसको पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करा है, Ki को बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। सर Aq का मतलब एक्वस। सर दोनों को रिएक्ट कराए हैं, PbI2 बना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं? लेड आयोडाइड। तो और साथ में क्या बना है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये मेरा एक्टिविटी नंबर 1.2 था, जिसको एनसीईआरटी समझाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले एक्टिविटी पे। सर एक्टिविटी नंबर 1.2 क्या कहता है? बेसिकली यही कहता है बस कि सर जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओगे, दोनों को एक्वस फॉर्म में लेके, तो हमारा बनेगा लेड आयोडाइड और साथ में क्या लिख लेगा? पोटेशियम नाइट्रेट।
ऐसा देखा गया है। ये जाकर गली में बैठता है, ये किस कलर का होता है, पीले कलर का। इससे ज्यादा मैं ये एक्टिविटी करके तो दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लैब है नहीं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले एक्टिविटी पे। ये अगला एक्टिविटी है, देखते हैं आओ। सर ये अगले एक्टिविटी में एनसीईआरटी क्या करता है? अगले एक्टिविटी में एनसीईआरटी करता है एक कोनिकल फ्लास्क ले लो। सर कोन क्या होता है बेटा? जो कोन वाला आइसक्रीम खाए हो वैसा शेप का फ्लास्क लोगे, उसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। एनसीईआरटी कहता है एक कोनिकल फ्लास्क लो, उसमें क्या डाल दो? जिंक ग्रेन्यूल। सर जिंक क्या होता है? जिंक एक मेटल है। सर ये ग्रेन्यूल्स का मतलब जिंक का एकदम छोटे छोटे पार्टिकल ले लो। जिंक के बहुत जब छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेन्यूल। सर जिंक के ग्रेन्यूल को कोनिकल फ्लास्क में डाल दो और ऊपर से उसमें क्या डालो? HCl। सर मुझे यकीन है HCl से आप फेमिलियर होंगे, इसीलिए मैंने इसको वर्ड के रूप में नहीं लिखा है, ठीक है? इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। सर जब हम जिंक ग्रेन्यूल को फ्लास्क में लेते हैं और ऊपर से गिराते हैं एसिड को, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो सर क्या होता है? ये एक मेटल है और मेटल एसिड से रिएक्ट करके तुरंत साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अगले चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट में मैं ये पढ़ाऊंगा भी आपको कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो सर क्या बनाएगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है? तो ये मेटल था, इसके बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मतलब पार्टिकल थे। इसमें जैसे ही HCl से HCl को डाला, HCl से रिएक्ट करके क्या बना लिया? ZnCl2 जो कि एक साल्ट है, साथ में क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। ठीक है? एनसीईआरटी कहता है आप चाहो तो सर ये HCl के जगह पे दूसरा एसिड ले सकते हो। सर कौन सा? H2SO। ये जिंक ग्रेन्यूल ही रखो, कोनिकल फ्लास्क में ही रखो, ये वही चीज है ऊपर वाली ही, बस तुम एसिड को इस बार HCl में डाल के क्या डालो ऊपर से? H2SO। सर जब हम H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट। ये भी एक साल्ट है क्योंकि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा साल्ट बनाएगा। वो अलग बात है, इस बार जिंक सल्फेट बन रहा है साल्ट और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। सर बदतमीजी कर रहे हो तुम। देखो यहाँ पर जिंक लिए हो, यहाँ SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाया है, जबकि यहाँ पर जिंक Cl के साथ रिएक्ट करके कैसे 2 Cl बनाया है। तो बेटा मैं आपको इक्वेशन पढ़ाऊंगा। इक्वेशन दो टाइप्स की होती है, एक बैलेंस्ड एक अनबैलेंस्ड। बेटा ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है? इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। सर कैसे बैलेंस करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से, इत्मीनान रखो मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है? सर देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इधर एक। अब हम क्या करें? ये तो घड़ी समस्या आ गई, कुछ ना यहाँ क्या करो, आगे 2 से मल्टीप्लाई। आगे 2 का मल्टीप्लाई का मतलब इसमें भी है, हाइड्रोजन में भी है 2 का मल्टीप्लाई और क्लोरीन में भी है। सर हम इधर नहीं लगा सकते? नहीं, इधर उधर या बीच में नहीं, जब भी होगा आगे लगेगा। जब आगे लगेगा तो सब में होगा मल्टीप्लाई। तो सर इस 2 का लगने का मतलब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो सर अगर क्लोरीन तो हो गया तो यहाँ भी तो है, लेकिन हाइड्रोजन तो होगा। तो हाँ सर इधर भी तो हाइड्रोजन है, काम सही है। और जिंक एक, सर जिंक एक, सर काम मस्त है। तो इधर देखिए ZnSO4 को उठाया, ZnSO4 बना लिया, 2 हाइड्रोजन 2 गैस। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसके पहले ये वाली रिएक्शन क्या थी? अनबैलेंस्ड थी, ठीक है? सर जब हम लोग जिंक की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। सर एनसीईआरटी कहता है ये रिएक्शन कराने के बाद आप फ्लास्क को टच करके देखो, देखो कोई परिवर्तन फील हो रहा है? एनसीईआरटी गजब बदतमीज आदमी है, ये बदतमीजी आप कर ना लेना बेटा। ये रिएक्शन कराने के बाद उसको टच करके देख मत लेना। सर क्यों? जैसे ही बेटा आप फ्लास्क को इस रिएक्शन के बाद टच करोगे, हाथ में वो जलन होगी ना, हाथ जलेगा ना, कि फिर बेटा आम आई आप निकलेगा। सर क्यों? क्योंकि जैसे ही ये रिएक्शन होता है सर क्या होता है? टेम्परेचर रिलीज होता है। सर टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट निकलता है, और सर फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से फ्लास्क गर्म हो जाता है और जैसे टच करेंगे आप जल जाएंगे, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, इसलिए जलन महसूस होगा। इसलिए आप कभी भी फ्लास्क को टच मत कीजिएगा। और इसमें एसिड आता है, एनसीईआरटी कहता है एसिड से आप सावधानी पूर्वक डील कीजिएगा, वरना ये अगर कहीं चमड़ी से रिएक्ट किया आपके हाथ पे गिर गया तो फिर जला देगा, ठीक है? ये हमारा एक्टिविटी नंबर 1.3 था, ऐसे खत्म होता है। अब हम चलेंगे सर इस बात को सीखेंगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
यस, हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं, इसके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं सर ये केमिकल रिएक्शन। सर उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से कोई भी रिएक्शन उससे मैच खाता है तो हम बोलेंगे यस दिस इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सर जल्दी से उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ा दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर हम केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अगर किसी भी रिएक्शन में इनमें से कोई दिखता है तो हम तुरंत बोल सकते हैं यस दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सर इसमें से पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि किसी रिएक्शन में हमें गैस निकलते हुए दिखाई देगी तो मैं क्या बोल सकता हूं? सर यह एक केमिकल रिएक्शन है। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, तो सर हम क्या बोलेंगे कि सर ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे? सर ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होगा तो भी क्या बोल सकते हो? ये केमिकल रिएक्शन है। और किसी में अगर स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट वाला तो श्योर नहीं है लेकिन हाँ चेंज होता है तो हो सकता है। ठीक है, इसमें से अगर ये हो तो इन सबसे भी देख लेना, कोई इसमें से एक होगा तभी बोलना केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इससे एनसीईआरटी लिखिए, इसमें मैं बता रहा स्टेट चेंज होता है तो भी क्या हो सकता है? केमिकल रिएक्शन, क्योंकि फिजिकल रिएक्शन में भी स्टेट चेंज होता है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग पहला वाला सीखते हैं एग्जांपल से कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो कैसे हम लोग उसको बोलेंगे केमिकल चेंज, कैसे उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए हम मेटल लेंगे। सबसे पहले कोई भी मेटल तुम ले सकते हो। सर ये मेटल है, मेटल को किससे रिएक्ट करा दो? सर एसिड से। सर जब भी हम मेटल को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सर क्या बनता है? मेटल का साल्ट बनेगा। समझ पा रहे हैं? अगर जिंक लेते जिंक क्लोरीन मिलके जिंक क्लोराइड बनाते, ये एक साल्ट होता है। तो सर जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये एसिड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ध्यान देना, एसिड में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर जब मेटल इससे रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, और क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। जब गैस निकलती है तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अपवर्ड साइन से। ठीक है, अपवर्ड एरो से। ठीक है, और जब प्रेसिपिटेट बनता है तो हम लोग डाउनवर्ड एरो से ऐसे दिखाते हैं, पीपीटी लिख के। इसका मतलब क्या है? ये प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, या किसी भी कुछ भी बना है तो उसके नीचे डाउन एरो लगाएंगे। ठीक है, तो सर यहां देखिए ये मेटल था, इसने HCl से रिएक्ट किया। सर जब मेटल HCl से रिएक्ट किया तो बनाया मेटल ऑक्साइड। जब मेटल HCl से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। सर ये देखिए ये मेटल था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। सर दोनों रिएक्ट करके आपस में नया सब्सटेंस फॉर्म किए, मेटल ऑक्साइड। और देखिए साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। सर अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो इसका मतलब नया सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। इसीलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा है? इसे बताया है केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, क्योंकि जब भी गैस निकलेगा, गैस का इवोल्यूशन होगा तो सर क्या होगा? सर केमिकल रिएक्शन। जैसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, इस एग्जांपल में गैस निकला था, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? सर केमिकल रिएक्शन। सर अगला वाला समझाइए, अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या वो भी केमिकल रिएक्शन होगा? SI। ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। और इसको हम लोग सर किससे रिएक्ट करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सर जब हम इस लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? सर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। सर ये कैसा होता है? सॉलिड। यस, ये भी ये क्या है? सर ये प्रेसिपिटेट है। ये कहां जाके बैठेगा? तली में जाके बैठेगा। समझ पा रहे हैं? सर ये क्या होता है एक्चुअली में? हम लोग सर लाइम वाटर जो होता है, ये जो लाइम वाटर होता है, अगर हम लोग इसको जल में घोल देंगे इसका क्या बन जाता है? सॉल्यूशन।
इसीलिए हम लोग लाइम वाटर का लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जल में घुला हुआ। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का, इसका प्रेसिपिटेट बनता है, ये होता है व्हाइट कलर का। ठीक है सर, अगला चलते हैं, चेंज इन कलर। अगर कहीं कलर चेंज हो रहा हो तो भी हम क्या बोल सकते हैं, सर ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सर आप दाल खाए हैं, हाँ आप लोग, मुझे पता है डेली दाल खाते होंगे और डेली कपड़े पे गिराते होंगे। अरे सर कैसी बातें कर रही है, सच्चाई है बेटा, आओ सर भी करते हैं। तो जब दाल आपके कपड़े पे गिर जाता है तो मम्मी उस कपड़े को क्या करती है, धुलने ले जाती है। किससे धुलती है, साबुन से। जब साबुन से धुल के लाती है और आप अगले दिन पहनते हो, देखते हो कपड़े पे क्या लगा है, सर दाग लगा है। किस कलर का, सर भूरा रेड, ब्राउन रेड कलर का, सर लाल लाल दाग होता है। यस सर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाल में क्या पाया जाता है, हल्दी, टर्मेरिक। क्या पाया जाता है, टर्मेरिक। टर्मेरिक को क्या बोलते हैं, हल्दी। सर हल्दी किस कलर का होता है, ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है। येलो कलर का। किस कलर का, येलो। इतना कठिन क्वेश्चन सर नीट में आया था एक बार। आओ कैसी बातें कर रहे हो सर, तो जान रहे हो तो काहे पूछ रहे हो। आओ, हल्दी किस कलर का, येलो। सर इसको किससे रिएक्ट कराते हैं, बेस से। सर ये बेस क्या है, सर जल्दी से बताइए, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगला चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें पढ़ाऊंगा बेस क्या है, इत्मीनान रखो। समझ पाए, एसिड में पढ़ाऊंगा बेस में। सर कुछ होता है ये जानो, सर बेस को जब भी हम हल्दी के साथ रिएक्ट कराते हैं, साबुन में होता है बेस, जैसे ही हल्दी गिरा है, जैसे दाल गिरा है उसमें हल्दी होता है, जैसे मम्मी धुलती है ये बेस, सर टर्मेरिक के साथ रिएक्ट करके किस कलर में बदल जाता है, रेड कलर में। और तो समझ पाए। और ये रेड कलर छूटता नहीं है, आपके कपड़े पे होता है और खराब लगता है। ठीक है, तो ये हमारा ये था। सर यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने की वजह से रिएक्शन कौन सा है, सर केमिकल रिएक्शन। पहले कंपोजिशन अलग होगा, बाद में अलग हो जाएगा। ठीक है सर, अगला दिया है चेंज इन टेम्परेचर। अगर कहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे, सर ये केमिकल रिएक्शन है। सर एग्जांपल में समझाइए। आइए चलते हैं चौथे नंबर के एग्जांपल पे। यह है कैल्शियम ऑक्साइड। सर जब भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को H2O वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, सर कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे बनेगा लाइम वाटर। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे ही आप वाटर में आओगे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक बात जान लो, साथ में क्या निकलेगी, हीट। और जब भी हीट कहीं निकलता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है बर्तन। यस, यहाँ निकलता है हीट। और सर अगर हीट निकल रहा है सर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सर कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। सर अगला जिसका नाम है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो रहा हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। इसको हम एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। सर मोमबत्ती, सर वो वैक्स वाला मोमबत्ती, ठीक है सर, उसको जब हम लोग जलाते हैं, जलने से पहले सॉलिड स्टेट में होता है, जब जलाते हैं वो पिघल जाता है। सर किस स्टेट में आता है, मोल्टेन में। पहले था सॉलिड में, अब किस में बदल गया, मोल्टेन में। सर स्टेट चेंज हो गया, सर वहां भी कौन सा रिएक्शन होगा, सर केमिकल रिएक्शन। यस, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, आइए ये हमारा सारा रहा केमिकल रिएक्शन के बारे में, हमने पूरे डिटेल में सीखा। अब हम चलते हैं इक्वेशन के पास कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अच्छे से सीखेंगे, ढंग से सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सर ये इक्वेशंस क्या होते हैं, बोले तो और अच्छा, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। सर यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन लिखी, अभी मैं बताऊंगा, पहले सुन लो। सर जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सब्सटेंस के सिंबल और फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, केमिकल इक्वेशन। फिर से सुन लो, अभी हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन क्या है। जब कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके किसी नए सब्सटेंस को बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोल दिए थे, केमिकल रिएक्शन।
तो सर उसी केमिकल रिएक्शन को अगर सब्सटेंस के सिंबल और फार्मूला से दर्शाते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? केमिकल इक्वेशन। फिर से सुन लो, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सब्सटेंस के फार्मूला या सिंबल से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे तो वही क्या कहलाने लगेगा? केमिकल इक्वेशन। सर ये इक्वेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये ऐसे होता है y इक्वल टू 2x, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अगर इज इक्वल टू इस साइड कुछ भी है और इज इक्वल टू इस साइड कुछ भी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स में होता है वैसे ही कुछ सिमिलर होता है हमारी केमिस्ट्री में, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारा Mg है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? MgO। क्या बनाया? MgO। सर ये Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाया, तो यही एक क्या कहलाएगी? इक्वेशन। सर ये एक केमिकल रिएक्शन है, मैंने एक्टिविटी 1.1 में पढ़ाया था, और ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसी को हमने क्या किया है? सर देखिए, ये सब्सटेंस है Mg, उसके फार्मूला से रिप्रेजेंट किया है, उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया है MgO। सर ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला, उससे रिप्रेजेंट किया है। ये सर मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, उससे रिप्रेजेंट किया है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे तो यही क्या कहलाने लगता है? सर केमिकल इक्वेशन। सर इसको इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स के इक्वेशन से मिलता जुलता है। देखो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड कुछ ना कुछ है, इसके भी राइट हैंड। सर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड क्या है? सब्सटेंस, और बीच में इक्वल टू है। यहाँ पर इसको किससे रिप्लेस कर दिया है? एरो से। ये भी हमारे इक्वेशन की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जैसे इक्वेशन में हमारे ये दोनों साइड बराबर होता है, वैसे यहाँ भी ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए। सर क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कहता है ना ही हम मास को पैदा कर सकते हैं, ना ही हम द्रव्यमान को पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय। ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए सर ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन इधर जो भी जितना भी एटम है उधर भी उतने ही एटम होने चाहिए, तभी ये क्या करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है। अब तो सर हम इसको इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैथ की इक्वेशन से सिमिलर लगता है। ठीक है, इसमें भी दोनों साइड बराबर होने चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, सर केमिकल रिएक्शन में क्या होता था? सर केमिकल रिएक्शन में दो लोग आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंस को फॉर्म करते थे। तो यस, ये देखो दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, Mg और ऑक्सीजन, ये एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ये रिएक्शन कौन सा था? केमिकल रिएक्शन। एक्टिविटी 1.1 में पढ़ाए हैं। अब एक बात अगला दिमाग में डाल लो, सर जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। सर Mg ये क्या किया है? पार्टिसिपेट। ये क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। सर ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया है, ये भी क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। Mg और ऑक्सीजन दोनों पार्टिसिपेट किए हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। ध्यान से सुनो, और जो आफ्टर रिएक्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो सर Mg और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे अभिक्रिया में क्या किए हैं? भाग लिए हैं। जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है वो हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा। जो आफ्टर रिएक्शन बनता है, जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है सर, अब हम सीख चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब हम किसी भी रिएक्शन हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन सर जब आप जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को हमने क्या बोला था? केमिकल रिएक्शन। और सर जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फार्मूला से क्या करें? दर्शाएं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो। It is the method of representing a chemical reaction. ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है with the help of symbol and formula of substance. सब्सटेंस के सिंबल और फार्मूला से इन्वॉल्व इन इट्स, इसमें इन्वॉल्व होता है, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब सर अब हमारे पास केमिकल इक्वेशन भी कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है और एक
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। अच्छा सर, हमारे पास अभी तो हमने पढ़ा केमिकल, अभी तो हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को यदि हम सिंबल और फार्मूला से रिप्रेजेंट करें उसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। और वो भी दो टाइप्स के। हाँ सर, कौन कौन से हैं? सर, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा सर, अब ये कौन सी बला है? आओ बारी बारी से पढ़ते हैं। देखो, हमने एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। सर, जब इस केमिकल इक्वेशन में दो साइड होते हैं, अभी सिखा रहे हैं, इक्वेशन में दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में एटम या एटम ही तो लिखा है, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जब दोनों साइड में एटम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब दोनों साइड में एटम की संख्या बराबर ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर, जैसे यहाँ देखिए, ये Mg है, Mg ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने सिखाया है आपको, ऐस होता है, ठीक है। सर सर ये देखिए, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बना लिया, अच्छी बात है। सर यहाँ देखिए Mg कितना है? सर 1। सर यहाँ देखिए Mg कितना है? सर 1। सर यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है? सर 2। सर यहाँ देखिए, सर 1। सर यहाँ तो गड़बड़ है। यस, इधर दो परमाणु है, दो एटम है ऑक्सीजन के, इधर एक है। सर ये बैलेंस नहीं है, इसीलिए हमने ये बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब दोनों साइड में बराबर होंगे एटम तब उसको बोलेंगे बैलेंस, जब दोनों साइड में बराबर नहीं है तो अनबैलेंस। सर यहाँ देखिए Mg है 1, यहाँ भी Mg है। सर यहाँ देखिए O2 2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 है, 2 है, यहाँ पे एक को बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। सर तब बदतमीजी क्यों किए हो? इसको बैलेंस्ड वाली कैटेगरी में क्यों डाले हो? अब हम बैलेंस अभी हम लोग करेंगे। सर, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है वो उसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। सर कैसे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक बात बताइए गुरुजी, बैलेंस करना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि टू वैलिड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो सके, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस। क्योंकि इधर जितने लोग रहेंगे उधर भी उतने लोग रहेंगे, तभी तो मास बराबर होगा, नहीं तो कहां बराबर होगा? इसलिए जरूरी है। तो सर यहाँ पे दो लोग हैं, तो कैसे यहाँ पे दो बनाए? तो आगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले। सर Mg कितना हो जाएगा? 2। सर ऑक्सीजन भी 2। सर इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। सर यहाँ Mg भी तो हो गया, इधर 2 नहीं है, यहाँ 2 से क्या कर दो? अब इधर भी 2 हो गया Mg, इधर भी 2, इधर भी 2 ऑक्सीजन, उधर इधर जितने एटम इधर हैं उतने ही एटम इधर हैं। अब ये कैसी रिएक्शन है? बैलेंस्ड। और यहाँ पर जितना मास इधर होगा उतने ही मास इधर है, इसीलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसलिए ये रिएक्शन कौन सा है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ देखो डेफिनेशन लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ एटम बोथ इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। सर जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, तो उधर बनता है उसको प्रोडक्ट। इधर जितना रिएक्टेंट में एटम होगा उधर प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। तो वही तो बात कह रहा है, ठीक है। सर आगे देखते हैं ये बैलेंस है। यहाँ पे देखो एक सी है, यहाँ पर एक सी है। सर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक 3। सर यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। सर 2, सर यहाँ पे 2 2 या 4, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2। सर यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन। सर इधर 2 2 या 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, उधर भी 4 ऑक्सीजन। सर इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। सर इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 2 या 4 हाइड्रोजन। सर इधर कितने एटम है? उधर भी उतने ही एटम है। सर ये रिएक्शन सर ये इक्वेशन कौन सी है? बैलेंस्ड इक्वेशन। सर अनबैलेंस्ड क्या होता है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम की संख्या बराबर नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर जैसे यहां देख लो Mg 1 है, Mg 1, लेकिन ऑक्सीजन 2, Mg ऑक्सीजन 1, इसलिए ये बैलेंस नहीं है। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर देखो 2 और 1 3, ये बैलेंस नहीं है। इधर बैलेंस नहीं है, इधर हमने इसको बैलेंस करके दिखाया। फिर बैलेंस वाले कैटेगरी में आएगा वो अनबैलेंस। ये हमारा तरीका था, ठीक है। ये ऐसे हम बैलेंस। सर अभी आपने सिखाया है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है, इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो सर बैलेंस कैसे करेंगे? तो बेटा एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हीट है, या एक मेथड है
तो बेटा एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सर ये मेथड क्या है? सर बारी बारी से हम नंबर को रख रख के चेक करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं। सर हम कैसे सीखेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? तो बेटा आओ मैं कुछ रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना सिखाता हूं। आपकी एनसीईआरटी जो रिएक्शन बैलेंस करना सिखाती है बहुत कठिन बना के सिखाती है 5-6 स्टेप में। मैं उसको कोशिश करूंगा आसान में सिखाऊं, आसान भाषा में सिखाऊं। ठीक है, आओ चलते हैं। आइए बच्चों अब हम सीखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। आइए, लिखा है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। तो हमने कुछ इक्वेशंस लिख दिए हैं जो कि अभी अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है। इसको हम बैलेंस करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे बैलेंस किया जाए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो मेथड हमारे पास है उस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सर ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? एक्चुअली हम लोग नंबर बार बार हिट करके चेक करते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए उस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सर इस मेथड में क्या करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, आइए देखिए। पहला वाला रिएक्शन लिखा है, ये क्या कह रहा है मैं पहले सिखाता हूं, सीखिए ये फर्स्ट वाला रिएक्शन क्या कह रहा है, फिर मैं सिखाऊंगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है। सर पहला वाला रिएक्शन कह रहा है कि ये हाइड्रोजन है। सर ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। सर ये H2 का मतलब है ये दो हाइड्रोजन है इसके पास। कितने हाइड्रोजन? दो। यहाँ 2 लगा है, इसका मतलब इस वाले में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन। सर अगर ऐसे लिखा होता H2 और आगे यहाँ 2 लगा होता, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इस सब में है, और अगर यहाँ लिखा है 2 मतलब इसका मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ है, और यहाँ लिखा होता मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ ब्रैकेट के अंदर है और कहीं नहीं। फिर से सुन लीजिए, अगर 2 बाहर लिखा है मतलब पीछे जो भी कुछ होगा सब में मल्टीप्लाई है। जी यहाँ h कितने हैं? सर h है 3 2 जा 6 और 6 में 2 का मल्टीप्लाई। सर अगर 2 यहाँ लिखा है इसका मतलब इस 2 का सिर्फ h में मल्टीप्लाई है, और जो यहाँ 3 लिखा है इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उस सब में मल्टीप्लाई है। ठीक है, आइए तो यहाँ H2 का मतलब दो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं? सर ऑक्सीजन भी दो है, ये भी गैस है इसलिए मॉलिक्यूलर। सब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? H2। सर इधर दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। सर हम कैसे करेंगे? सर इधर दो ऑक्सीजन है, इधर एक, सर इधर भी दो लाना है। हमारे पास दो लाने का तरीका ये नहीं है यहाँ लगा के, नहीं, हम लोग यहाँ कभी नहीं लिखेंगे, गलती से भी बीच में हम 2 3 4 डिजिट कभी नहीं लगाएंगे, कोई भी हम बीच में नहीं लगाएंगे। सर हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? हमेशा आगे। कहाँ? आगे। सर हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे। डब्बा बना लो, सबसे बेटर होगा। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है ऐसे डब्बा बना लो। ठीक है सर, जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मतलब हाइड्रोजन पहले से 2 था, 2 का मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन कितना हो गया? सर 4 हो गया। सर ऑक्सीजन पहले 1 था, अब ये 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो गया? 2। सर पहले कितना था? 2, अब बैलेंस है। सर हाइड्रोजन 2 2 जा 4, पहले कितना था? सर 2। सर काम गड़बड़ हो गया, इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। सर 2 2 जा 4 हो गया। मैं जो भी एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं उसको रेड से बना रहा हूं ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। हम चलते हैं अगले रिएक्शन पर, दूसरे वाले पे। सर यहाँ पर के है, के को बोलते हैं पोटेशियम। सर Cl है, इसको क्लोरीन। सर ये O है, इसको ऑक्सीजन। सर ये पूरे कंपाउंड को बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। मैं डब्बा में बंद कर दे रहा हूं, ये पूरा है पोटेशियम क्लोरेट। सर हमको नाम कैसे याद होगा? धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद होगा। सर ये पोटेशियम क्लोरेट है। सर इसको क्या किए हैं? गरम। कहीं भी ऐसा साइन दिखे इसका मतलब इसको हीट किया जा रहा है, ताप दिया जा रहा है। सर जैसे ही हम इस पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे ये टूट जाता है, किसमें? पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। सर इधर देखिए KCl है, इधर भी KCl है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर 3 ऑक्सीजन थे, इधर 2। सब काम क्या है? गड़बड़ है। सर क्या करें फिर? सर देखिए अगर जैसे ही आप
सर यहाँ पे 3 कर नहीं सकते, कोई तरीका है? एक लगाएंगे 3 तो होगा, 2 लगाएंगे 4 हो जाएगा। सर अगर हम यहाँ 2 लगा भी दिए, इधर 4 हो जाएगा, इधर 3, तो भी बैलेंस नहीं होगा। कभी भी आपको ऐसा केस आए तो सबसे पहले अगर इधर इवन, इधर ऑड हो और उधर इवन हो, अगर एक साइड ऑड और दूसरे साइड इवन हो, यानी एक साइड सम दूसरे साइड विषम हो, तो क्या करेंगे? जो ऑड वाला है उसको पहले हम इवन में बदलेंगे। सर इधर ऑक्सीजन अनबैलेंस था, ये 3 था, ये 8 नंबर पे था, हम इसको इवन में बदलेंगे। कैसे? बीच में तो मल्टीप्लाई अलाउ नहीं है, आगे करेंगे। आगे किए 2 से मल्टीप्लाई, पोटेशियम भी 2, क्लोरीन भी 2 और ऑक्सीजन 3 पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो गया? 6। सर ये 6 हो गया, इधर कितना था? 2। सर 6 कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। इसको भी डब्बे में बंद कर लीजिए, डब्बे के अंदर वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आइए सर ये 3 2 जा 6 हो गया। सर ये तो 6 हो गया, लेकिन देखिए पोटेशियम तो हो गया, क्लोरीन तो हो गया, इनका क्या होगा? तो बेटा यहाँ पर भी 2 लगा लो। बस सिंपल यही है, इसी मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सर अगला तीसरा आइए इक्वेशन बैलेंस करते हैं। सर ये आयरन है, एक है, ये वाटर है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट किए, क्या बनाए? सर आयरन ऑक्साइड बनाए। सर साथ में क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। सर अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सर इधर 3 आयरन है, इधर 1 आयरन है, सर इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 4 है। सर अब क्या होगा? तो सर इधर 4 ऑक्सीजन है, इसके लिए आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 4, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन। सर जैसे ही आपने यहाँ 4 लगाया, 4 बन जा 4 ऑक्सीजन हो गया 4। तो सर हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 4 2 जा 8, इधर कितना है? 2। तो सर यहाँ क्या लगाएंगे? 4 4 2 जा 8। सर आयरन, आयरन सिंपल है बेटा, इधर 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा। हाँ बेहतरी ये होगा, इसको हम पहले से बॉक्स में बंद कर लेते हैं, हम भूल जा रहे हैं, बंद कर लेना, तुम लोग कर लेना, ठीक है, ताकि तुम लोग की आसानी हो। हमको आता है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए डब्बे में बंद कर दें। अब सर अगला चलते हैं, ये HNO3 है, सर इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। सर इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। सर जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं कैल्शियम नाइट्रेट और H2 हो जाए। सर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है, आओ चेक करते हैं। सर इधर NO3 है, इधर NO3 2 है, सर बैलेंस्ड नहीं है। सर अब क्या करेंगे? बैलेंस्ड करेंगे। सर कैसे करेंगे? इधर देखिए ऑक्सीजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 1 जा 2, और इधर 3 है, 2 और 3 कितना है? 5। सर इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 3 2 जा 6, और 6 और 1 कितना है? 7। सर काम क्या है? गड़बड़ है। इधर 5 है, इधर कितना है? 7। सर इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी कितना है? 2 है। सर इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर कितना है? 1। तो सबसे पहला काम हम नाइट्रोजन को सही करेंगे। सर यहाँ देखिए 2 लगाएंगे, पहले आओ बॉक्स में बंद करो। सर हम पहले इसको बॉक्स में बंद कर ले रहे हैं, बंद करने के बाद डिसाइड करेंगे किधर क्या करना है। सर नाइट्रोजन 1 है, इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाएं। सर जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया, ये ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गया, और इसके 6 होते ही सर इधर भी ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया? 2 और 6 8। सर इधर तो इवन हो गया, इधर ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 1 7। सर इधर काम गड़बड़ है, इधर सही नहीं है, उधर क्या करेंगे? सर 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन। सर 3 2 जा 6 और 2 8 ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन तो सही हो गया, बट देखिए ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4। सर यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, कितना हो गया? 4। सर नाइट्रोजन देखिए 2 1 जा 2, सर नाइट्रोजन देखिए 2। सर सब कुछ बैलेंस मेरे ख्याल से लग रहा है, कुछ बचा नहीं है। एक बार आओ मैं फिर से इस रिएक्शन को चेक कर लेता हूं। पहले चलता हूं हाइड्रोजन से। सर हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4। सर यहाँ 2 2 जा 4। सर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है? सर 2 1 जा 2, सर 2 1 जा 2। सर उसके बाद ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 और 2 8। सर इधर कितना है? 3 2 जा 6 और 2 इधर है 8। सर कैल्शियम कितना है? 1। सर इधर भी कितना है? ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड। सर अगले रिएक्शन में चलते हैं, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट और HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब सर ये बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन देखते हैं। SO4 है, SO4 है, Ba है, Cl2 है, इधर क्या है? Cl। सर बैलेंस नहीं है, आओ बैलेंस करते हैं।
सर कैसे करेंगे? सर इधर बी एक है, इधर भी एक है, काम सही है। सर इधर सीएल मतलब क्लोरीन कितना है? 2। सर उधर कितना है? 1। क्या करेंगे? सबसे पहला काम बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे? सर बॉक्स बनाने के बाद बैलेंस करेंगे। इधर 2 क्लोरीन, इधर 1 क्लोरीन, आगे 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2। सर क्लोरीन 2 हो गया, सही बात है। हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 है। सर सल्फेट 1, यहाँ भी 1 है, SO4 वहां भी है, यहाँ भी है। सर B1 भी है। सर रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। सर अगले इक्वेशन को चलते हैं, बैलेंस करते हैं। अगला इक्वेशन क्या है? ये बेरियम क्लोराइड है, ये H2SO4 है, ये बेरियम सल्फेट है, और ये क्या है? सॉरी, ये वाला बैलेंस है। तो आइए चलते हैं अगले रिएक्शन पे, अगले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सर अगला रिएक्शन देखिए, रिएक्शन नंबर 6। ये क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग गर्म करते हैं, सर गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो किसमें टूट जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस जल में। सर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस जल बनता है, तो क्या ये बैलेंस है? सर इधर 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3। सर इधर 1 एल्यूमिनियम, इधर 2। नहीं, बैलेंस नहीं है। सर कैसे बैलेंस करेंगे? सर इधर एल्यूमिनियम 2 है। सर सबसे पहले हम इसको बॉक्स में बंद करेंगे। सर अब हम क्या करेंगे? सर इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन 3 था, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा? 6। सर यहाँ हाइड्रोजन 3 था, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा? 6। सर 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन और 2 एल्यूमिनियम हो गया। सर इधर कितना? सर 3 ऑक्सीजन है। सर इधर कितना? 1। तो क्या करना पड़ेगा 6 करने के लिए? 3 से मल्टीप्लाई। सब 3 से मल्टीप्लाई करते ही 3 1 जा 3, और इधर भी 3, कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है? 6। सर हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन। सर क्या हो गया? बैलेंस। चलते हैं लास्ट इक्वेशन पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको सर क्या कहते हैं? इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है पौधों में, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है। अब सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में सर अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और जल निकलता है। सर ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन, बैलेंस नहीं है। तो सर क्या करें? सबसे पहले दिख रहा है कार्बन 6 है, इसलिए हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई? पहले इसको डब्बा में बंद करो। पहला काम डब्बा में बंद करो। सर अब कैसे बैलेंस करें? सर कार्बन 6 है, इधर 1 है, 6 से मल्टीप्लाई। सर जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किए, ये देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 60 12। और सर इधर कितना है? 1। सर कितना हो गया? 13। सर इधर कितना है? सर 6 है। सर 6 और 2 8 है, और 8 और 1 9। सर 9 हो गया सर। सर 9 हो गया। अगर हम कोई जुगाड़ लगा के 13 कर सकते हैं तो कर सकते हैं सर। सर कैसे करेंगे? सर अगर हम यहां पर 5 से सॉरी सर 13 करना है, सर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 6 6 और 6 12, और 1 ऑक्सीजन। इधर कितना हो गया? 13। इधर कितना है? 6 2 जा 12, 12 हो गया। हाँ सर हो गया सर। और 1 इधर है, कितना हो गया? 13। सर हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2। सर यहाँ इधर है, और कितना? 12। सर टोटल कितना है? 14। सर यहाँ पर कितना है? सर यहाँ पर है 2। सर 14 कितना कैसे होगा? सर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। आइए सर जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई किए, हाइड्रोजन कितना हो गया? 14। सर अब उसके बाद ऑक्सीजन देख लीजिए। सर ऑक्सीजन कितना हो गया? 7 1 जा 7, और 6 2 जा 12, 12 7 कितना हो गया? सर 19। आइए इधर देखिए, इधर कितना ऑक्सीजन है? 6, और 6 12, 1 13। सर 19 कैसे बनाए सर? सर 19 कैसे बनाएगा ऑक्सीजन? हाँ सर ये तो दिक्कत है, 19 बनाना है, बैलेंस नहीं होगा। सर अगर 19 बनाना है तो 6 और 6 12, इधर क्या लिखना पड़ेगा? 7, तब जाके 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सर देखिए यहाँ क्या हो गया? 6 गुना 12, और इधर क्या हो गया? 12। हाइड्रोजन कितना हो गया? 24। सर यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 7 गुना 14,
काम सही नहीं है। तो सर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 12। सर जैसे ही हमने 12 लगाया तो सर 12 गुना कितना हाइड्रोजन हो गया 24। सर हाइड्रोजन 24 तो हो गया, सर ऑक्सीजन भी कितना हो गया 12। सर 12 इधर ऑक्सीजन और सर 6 गुना 12 इधर। सर 12 और 12 कितना ऑक्सीजन हो गया 24। सर 24 ऑक्सीजन कैसे होगा? तो 24 ऑक्सीजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो सर इवन है, ये तो सर सॉरी सर ये तो देखिए इवन नंबर में है, लेकिन इधर ऑक्सीजन देखिए ऑड नंबर में है। तो अगर हमको इधर 24 है तो उधर 24 बनाने के लिए पहले इसको किसमें बदलना पड़ेगा, इवन में। सर इवन में कैसे बदलेंगे? सर हाइड्रोजन कितना है 12 गुना 24, तो उसको भी क्या कीजिए, इधर 12 पहले से है 12 बनाइए, तभी 12 और 12 क्या होगा 24। तो सर हमने इसको क्या किया 6 से मल्टीप्लाई। सर 12 हाइड्रोजन इधर भी 12 6 में 12 इधर भी, टोटल क्या हो गया 24। अब देखिए 6 का ऑक्सीजन नहीं मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑक्सीजन कितना हो गया सर 6। यस ये 6 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 6 कितना हो गया 12। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है 12। सर लेकिन ये वाला 12 ऑक्सीजन बचा है, इसके लिए यहाँ पर 6 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 गुना 12। ऐसे ही रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। सर हम काहे माने आओ देखो कार्बन कितना है 6। सर यस सर 6। सर हाइड्रोजन कितना है 12, इधर भी 12, टोटल 24। सर देखिए 12 गुना 24। सर ऑक्सीजन कितना है 6 गुना 12 और 12 करने 12 कितना हो गया 24। सर आइए देखिए इधर भी 12 6 ऑक्सीजन 6 गुना 12 12 और 6 18 और 18 और 6 करने 6 कितना हो गया 24। यस इस तरीका से ये रिएक्शन क्या हो गया सारे बैलेंस। तो कोई भी आपके पास अनबैलेंस रिएक्शन हो या इक्वेशन हो तो आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं बैलेंस। सर कैसे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे मैंने लगा के किया है ऐसे अंकों को रख के, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। इस तरीका से हमारा इक्वेशन और इक्वेशन को बैलेंस करना हुआ समाप्त। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बोले तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगला हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। सर बहुत सारे प्रकार हैं, आज नहीं पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज की बातें यहीं तक रहेगी, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।